नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं संसद टीवी और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर हम डालेंगे विस्तार से नजर। होंगी तमाम खबरें, खेल जगत, आर्थिक जगत, मौसम का हाल। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को राज्यसभा से मंजूरी। प्रधानमंत्री ने दिया चर्चा का जवाब। कहा, लोगों के अधिकार उन तक बिना किसी बाधा के पहुंचे। विपक्षी दलों के संशोधन खारिज। लोकसभा में बजट पर चर्चा जारी। बीजेपी ने कहा, गांव, गरीब, महिलाओं को समर्पित बजट। विपक्ष ने बजट को बताया दिशाहीन। कई और दलों के सांसदों ने भी रखे विचार। त्रिपुरा में बीजेपी अध्यक्ष ने जारी किया पार्टी का संकल्प पत्र। किसानों, आदिवासियों को सशक्त करने का वादा। नागालैंड में जांच के बाद 222 आवेदनों में 22 अवैध पाए गए। तुर्की और सीरिया में मरने वालों का आंकड़ा 17,000 के पार। मलबों में जीवित बचे लोगों की तलाश जारी। भारत समेत दुनिया भर से राहत सामग्री पहुंचने का सिलसिला जारी। और नागपुर टेस्ट में पहला दिन टीम इंडिया के नाम। जडेजा, अश्विन की घातक गेंदबाजी। पहली पारी में 177 रन पर ढेर ऑस्ट्रेलियाई टीम। क्रिकेट टीम इंडिया ने 1 विकेट के नुकसान पर बनाए 77 रन। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव को राज्यसभा ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। सदन ने कुछ विपक्षी दलों की ओर से लाए गए संशोधनों को खारिज कर दिया। इससे पहले चर्चा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया। करीब 1 घंटा और 25 मिनट के अपने पूरे भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने सरकार के विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं का उल्लेख करते हुए उपलब्धियां गिनाई। साथ ही कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है और वो इस संकल्प को पूरा करने की ओर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार योजनाओं का 100% लोगों तक लाभ पहुंचाने के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रही है। उनकी सरकार ने समाज के एक बड़े वर्ग का सामर्थ्य बढ़ाने का काम किया। राजनीतिक फायदे घाटे की बात नहीं सोची। हमने देश का आने वाली कल उज्जवल बनाने का रास्ता चुना। हमने खुद के लिए दबाव बढ़ाया। लोगों की मांग बढ़ने लगी, दबाव बढ़ने लगा। हमने मेहनत वाला रास्ता चुना और इसके नतीजे आज देश देख रहा है। मेहनत करनी पड़ेगी तो करेंगे, दिन रात खपाना पड़ेगा तो खपाएंगे, लेकिन जनता जनार्दन के एस्पिरेशन को चोट नहीं पहुंचने देंगे और उसके एस्पिरेशन सिद्धियों में परिवर्तित हो जाए और देश विकास की यात्रा को पार करे, इसके लिए हम काम करते रहेंगे। इन सपनों को लेकर के चलने वाले हम लोग हैं और हमने वो करके दिखाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष आधे सच का इस्तेमाल कर नया विमर्श गढ़ रहा है, झूठ फैला रहा है। विपक्ष को देश की नहीं बल्कि अपनी राजनीति की चिंता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष की राजनीति, अर्थनीति और समाज नीति वोट बैंक के आधार पर ही चलती है। उन्होंने कहा कि दलों के बीच राजनीतिक और वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश की आर्थिक सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। आज देश में आर्थिक नीतियों की जिनको समझ नहीं है, जो 24 घंटा राजनीति के सिवाय कुछ सोचते नहीं है, जो सत्ता के खेल खेलना यही जिनको सार्वजनिक जीवन का काम दिखता है, उन्होंने अर्थनीति को अनर्थ नीति में परिवर्तित कर दिया। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं और मैं इस सदन की गंभीरता के साथ उनसे कहना चाहता हूं कि अपने रिस्पेक्टिव स्टेट को जाके समझाएं कि ये गलत रास्ते पर न चले जाएं। हम हमारे पड़ोस के देशों का हाल देख रहे हैं कि वहां पर क्या हाल हुआ है। अनाप शनाप कर्ज लेकर के किस प्रकार के देशों को डुबो दिए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को बार बार देश नकार रही है, लेकिन कांग्रेस और उसके साथी अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहे।
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने हमेशा सहकारी संघवाद पर बल दिया है, लेकिन जो लोग आज विपक्ष में बैठे हैं उन्होंने राज्यों के अधिकारों की धज्जियां उड़ा दी थीं। कांग्रेस ने आर्टिकल 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया। कांग्रेस को बार बार देश नकार रहा है, लेकिन कांग्रेस और उसके साथी अपनी साजिशों से बाज नहीं आते हैं और जनता ये देख भी रही है और उनको हर मौके पर सजा भी देती रही। लेकिन जो लोग आज विपक्ष में बैठे हैं उन्होंने तो राज्यों के अधिकारों की धज्जियां उड़ा दी। वो कौन पार्टी थी, वो लोग कौन सत्ता में बैठे थे जिन्होंने आर्टिकल 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया। 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया। प्रधानमंत्री ने जैसे ही जवाब देना शुरू किया, कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दल के सदस्य आसन के निकट आकर नारेबाजी करने लगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सदन में कुछ लोगों का व्यवहार और वाणी न सिर्फ सदन को बल्कि देश को निराश करने वाला है। उन्होंने शायराना अंदाज में विपक्ष को जवाब दिया। कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। और अच्छा ही है, जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। कमल खिलाने में आपका प्रत्यक्ष परोक्ष जो भी योगदान है, इसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों के गतिरोध की वजह से राज्यसभा की बैठक 2 बार के स्थगन के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दिए जाने के बाद उच्च सदन में सत्ता पक्ष के सांसदों ने अवरोध शुरू कर दिया। इस पर सभापति ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सदन में कहीं से भी अव्यवस्था उत्पन्न नहीं की जानी चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष। No segment of the house, this side or that side, can contribute to disorder. It is not a place for reaction. If the action is wrong, action is improper, action is unconstitutional and illegal, you don't have to react. I have taken note of everything. It has been a personal pain for me. The people for whom I had highest regard for decades together, let the people of India down, not me. और इसके बाद सभापति ने कांग्रेस सदस्य शक्ति सिंह गोहिल का नाम पुकारा, लेकिन बार बार उनका नाम पुकारने के बाद भी शक्ति सिंह गोहिल ने आम बजट पर चर्चा शुरू नहीं की। इस पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने नियम 242 के तहत व्यवस्था का प्रश्न उठाया। 242 इज वेरी क्लियर। 242 बहुत क्लियर है। आपने उनको बुलाया, वो नहीं आए, अब वो लेटर स्टेज पे बोल सकते हैं। सर रूलिंग दीजिए सर। Honorable member has raised a point of order. I have called upon Shakti Singh Gohil after hearing him and giving due deliberation to it. Shri Shakti Singh Gohil will initiate the discussion. कई बार के स्थगन और तमाम कोशिशों के बावजूद सदन में अवरोध जारी रहा और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। House, I cannot help, even when placards are shown. I have seen one from a responsible member. It was done earlier also. I thought there will be change. The House stands adjourned to meet tomorrow at 11 a.m. लोकसभा में आज भी वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट पर चर्चा जारी रही।
सत्तारूढ़ बीजेपी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने गरीबों को पक्के मकान, मुफ्त राशन, रसोई गैस सहित आम लोगों के कल्याण की योजनाओं को प्रतिबद्धता के साथ बढ़ाया है। बजट का लाभ गांव, गरीब, किसान, महिलाओं और युवाओं सहित सभी वर्गों को मिल रहा है। वहीं विपक्षी दलों ने आम बजट को लेकर कहा कि बजट में भविष्य को लेकर कोई दृष्टिकोण नहीं है। मनरेगा सहित विभिन्न जन कल्याण योजनाओं के लिए आवंटन कम किया गया है। चर्चा में हिस्सा लेते हुए टीएमसी के सौगत रॉय ने कहा कि बजट में भविष्य को लेकर कोई दृष्टिकोण नहीं है। चर्चा में कई दलों के सांसदों ने अपने अपने विचार रखे। Sir, now, as I said, sir, 9 years of the budget, there is no prominent allocations for the state, and also that the act is made in this floor of the house, and the government of India should have to honor the act, sir, should have to implement the act, sir. But now the ruling party has left the people of Andhra Pradesh in lurch, sir. Employment has not been addressed at all. The finance minister will come and say, see, I have increased so much in capex. Capex is what? Capital expenditure. How much she has given? 10 lakh crores. Very big sum. But does the capex get translated into projects anywhere? No. You give the money today, the project will take another 1 year, 2 years to start. देश कब करीब 2 साल कोरोना से लड़ा था, लेकिन मोदी सरकार ने देश के आम आदमी के हित में को ध्यान देते हुए जनहित के फैसले लिए और इनका लाभ देश के सभी जनता को हुआ है। जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था तो केंद्र सरकार ने उस समय वादा किया था कि बिहार को हम लोग विशेष पैकेज दे करके विकसित राज्यों को श्रेणी में लाने का काम करेंगे। न तो बिहार को विशेष राज्य का आप दर्जा दिए, न बिहार को कोई पैकेज दिए। As I would say, there is a structural problem with our budget. More than 40% goes for the interest, to cover the interest. 30% goes on salary. So are we correcting it to a certain extent? No, not much. We don't see any light from this budget. आपके माध्यम से मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि इस अपने अभिभाषण में अब इस टैक्स रेजिम को अवश्य स्पष्ट करें। मनरेगा जैसे महत्वपूर्ण योजना के बजट में 13,000 करोड़ की कटौती की गई है। हम सभी को ज्ञात है कि ग्रामीण अंचलों में मनरेगा के तहत कार्य करने वाले मजदूर अधिकांश अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग से आते हैं। आजकल 1200 नहीं करे, 1 लाख होगा, 1.5 लाख होगा, लेकिन जात जमात पे एक बार पढ़ा, दूसरी बार पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा तो भी सहूलियत है। लेकिन हमारे जो छोटे भाई किसान भाई है, कारीगर है और देहात में रहने वाले लोग हैं, उनके बच्चों को सहूलियत देना चाहिए और बड़े होकर उन्होंने 1 या 2, 3 लोगों को सहूलियत देकर पढ़ने की वजह से जो शिक्षा पाई है उसके लिए उनको भी आधार देना चाहिए। मैं तो धन्यवाद दूंगा स्वास्थ्य मंत्रालय को, मैं धन्यवाद दूंगा मोदी जी को। 2025 भारत टीबी मुक्त हो जाएगा, इस पर कठोर काम ये देश कर रहा है, इसलिए मैं तो बधाई धन्यवाद दूंगा। माननीय सभापति जी, Who is going to be cheated? People or opposition, or you are cheating yourself? I do not know. Food storage and warehouse in the Ministry of Consumer Affairs, budget estimation reduced 90,000 crore. Ministry of Agriculture deprived 8,000 crore when it is compared with the last year budget estimation. I would not say much on Polavaram, since the Government of India and the Jal Shakti Ministry knows every single detail of it. I would only request the Finance Minister for approving the second revised cost estimates of 55,657 crores and release the pending dues to Andhra Pradesh, which they've already spent, sir. Not only they excluded the minorities, reducing the allocation for MGNR EGA scheme. Sir, it clearly proves the attitude of the government to the poverty alleviation programs. SCs in our state minority scholarship, आपने उसको उठा के 38% की कटौती करती है। आज मैं आपसे बेनती ये करती हूँ, इस स्टेट को बचाने के लिए, फूड सिक्योरिटी बचाने के लिए 2 चीज़ें। एक तो हमारी GST की कॉम्पनसेशन जो अब खत्म हो रही है। Our state is a landlocked state.
we have not been able to come up to the measures that we were supposed to. Please continue this GST, and if you cannot, फिर हमारी राजधानी चंडीगढ़ हमें वापस दीजिए। अध्यक्ष महोदय, महिलाओं की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने मिशन शक्ति को 2022 में लॉन्च किया था। इससे बहनों के सशक्तिकरण को नया संबल और सामर्थ्य मिला है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज अगरतला में 2023 के लिए पार्टी का घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जारी किया। जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने गरीब परिवार को उनकी नवजात बालिका शिशु के लिए 50,000 रुपए का बॉन्ड देने का वचन दिया। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला लाभार्थियों को 2 निःशुल्क LPG सिलेंडर दिए जाएंगे। पार्टी प्रत्येक जनजातीय खंड में एक एकलव्य मॉडल विद्यालय स्थापित करने का वचन देती है। उन्होंने कहा कि राज्य के भूमिहीन किसानों को प्रतिवर्ष 3,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। जेपी नड्डा ने कहा कि पार्टी अपने घोषणा पत्र को गंभीरता से लेती है और अपने वायदों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है। और 2018 त्रिपुरा की राजनीति में प्रवेश द्वार भी बना है, और प्रवेश द्वार बना है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और वह प्रवेश द्वार है विकास का, वह प्रवेश द्वार है शांति का, वह प्रवेश द्वार है सद्भाव का, वह प्रवेश द्वार है तरक्की का, वह प्रवेश द्वार है नई उमंग नई उड़ान का, और वह प्रवेश द्वार है उन्नतो त्रिपुरा श्रेष्ठो त्रिपुरा का। निर्वाचन आयोग ने नागालैंड विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन पत्रों की जांच के बाद 222 आवेदनों में 22 को अवैध पाया है। उनमें 4 महिलाएं हैं। 20 से अधिक निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ और प्रमुख समाचारों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के सामाजिक और आर्थिक सुधार में महिलाओं की भागीदारी पर जोर दिया। गुरुग्राम में ब्रह्मा कुमारी ओम शांति आश्रय स्थल केंद्र में आयोजित मूल्यों पर आधारित समाज की स्थापना के तौर पर राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कही। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मॉस्को में मुलाकात की और उनके साथ विभिन्न द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। इसरो ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर गगनयान मिशन की तैयारियों के तहत वाटर सर्वाइकल टेस्ट फैसिलिटी में कर्मीदल मॉड्यूल की पुनर्प्राप्ति संबंधी शुरुआती परीक्षण किए। शेयर बाजारों में लगातार दूसरे दिन तेजी रही और BSE सेंसेक्स 142 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 142.4 अंक बढ़त के साथ 60,806.22 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी मजबूत होकर 17,893.45 अंक पर बंद हुआ। सेबी ने कहा है कि निवेशकों के पैसे की वसूली के लिए वो आगामी 13 मार्च को 4 कंपनियों इन्फिनिटी रेलकॉन, भारत कृषि समृद्धि इंडस्ट्रीज, रवि किरण रियल्टी इंडिया और सनहेवन एग्रो इंडिया की 9 परिसंपत्तियों की नीलामी करेगा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के एक गांव से गंभीर हालत में एक गर्भवती महिला को भारी बर्फबारी के बीच सेना और वायुसेना ने एयरलिफ्ट किया। सेना के जवान सुदूर नवापाची इलाके में गांव पहुंचे और महिला को स्ट्रेचर पर लेकर गए। केंद्रीय विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा स्नातक के दूसरे चरण के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू होकर 12 मार्च तक जारी रहेगी। परीक्षा 21 से 31 मई तक आयोजित की जानी है। अमेरिकी विदेश विभाग ने गुपचुप तरीके से राष्ट्रपति आयोग की सिफारिशें लागू कर दी हैं, जिसने भारत में वीजा साक्षात्कार के वास्ते अमेरिकी राजनयिक मिशन खोलने जैसे कदम सुझाए हैं। इनका उद्देश्य भारत में लंबित वीजा आवेदनों की संख्या कम करना है। नकदी की समस्या से गुजर रहे पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से राहत पैकेज जारी कराने को लेकर जारी वार्ता में एक रोड़ा अटक गया है। रिपोर्ट के अनुसार दोनों पक्ष बाहरी वित्त पोषण अनुमानों और सटीक घरेलू राजकोषीय उपायों पर बात नहीं कर पाए हैं।
इंडियन ओपन गोल्फ टूर्नामेंट की 4 साल बाद इस महीने वापसी होने जा रही है। 23 से 26 फरवरी तक होने वाले इस टूर्नामेंट में कई बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गोल्फर हिस्सा लेंगे। और आइए अब नजर डाल लेते हैं राज्यों की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करेंगे। इसकी तैयारियां पूरी हो गई हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ एयरपोर्ट के गोल चौराहे पर भगवान लक्ष्मण की प्रतिमा का अनावरण किया। अर्बन 20 सिटी शेरपा की 2 दिवसीय बैठक अहमदाबाद में आज से शुरू हुई, जिसका मकसद शहरों के बीच एकजुटता को बढ़ावा देना है ताकि G20 के समग्र उद्देश्यों के साथ तालमेल बिठाया जा सके। ईंधन और शराब की बिक्री पर उपकर लगाने के बजटीय प्रस्तावों को वापस लेने से वाम मोर्चा सरकार के इनकार को लेकर विपक्षी यूडीएफ के सदस्यों ने केरल विधानसभा की कार्यवाही में व्यवधान पैदा किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को अगले वित्त वर्ष का बजट पेश करेंगे। चुनावी साल में आ रहा बचत, राहत एवं बढ़त थीम वाला ये बजट युवाओं और महिलाओं पर केंद्रित होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में लोहिया हेड पर बने अस्थायी हेलीपैड का उद्घाटन किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्ण को धनशोधन मामले में जमानत दे दी। बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गई फीडबैक यूनिट को लेकर दिल्ली सचिवालय के पास शहीद पार्क में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। कश्मीर के अधिकांश इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई। घाटी में कई जगहों पर बारिश हुई। मौसम के इस बदलाव से तापमान में गिरावट आई। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित एक क्षेत्र में ढहे घरों के मलबे से और शव निकाले जाने के बाद से मरने वालों की जो संख्या है वो बढ़कर 17,000 से अधिक हो गई है। भूकंप के कारण दक्षिण पूर्वी तुर्की में हजारों इमारतें गिर गईं। दूसरी तरफ सीरिया में भी करीब 3,000 लोगों के मारे जाने की सूचना मिली। बचाव कर्मियों ने क्षतिग्रस्त घरों के मलबों में से जीवित बचे लोगों की तलाश जारी रखी है, लेकिन हादसे के 3 दिन बीतने और भीषण ठंड के कारण हर बीतते घंटे के साथ और लोगों को बचा पाने की उम्मीदें भी फीकी पड़ती नजर आ रही हैं। तुर्की सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से जानमाल को भारी क्षति हुई। ऐसे में भारत ने भी भूकंप पीड़ित देश की मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया है। भारत लगातार राहत सामग्री भेजकर तुर्की सीरिया की मदद कर रहा है। ऑपरेशन दोस्त के तहत अब तक एनडीआरएफ और इंडियन आर्मी के 250 जवानों को तुर्की भेजा जा चुका है। वहीं अब तक 7 विमानों के जरिए 129 टन मेडिकल उपकरण और अन्य सामग्री भेजी गई। नहीं, इसमें मेनली आज जो भेज रहे हैं इसमें मेडिसिन है, छोटा व्हीकल है, ट्रक, जो व्हीकल वहाँ जाके जो वहाँ के रिलीफ एक्टिविटी में भाग ले सकेंगे, और मेडिकल टीम है, डॉग स्क्वाड है। तो ये एक दृष्टि से भूकंप में जो अफेक्टेड लोग हैं ऐसे लोगों को सभी तरह का, और ब्लैंकेट्स है, तो ये सारे राहत का मटेरियल, वो मटेरियल और उसके लिए मैन पावर उसके साथ जा रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूरोपीय संघ के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद यूक्रेन लौट आए। इससे पहले राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय संसद को संबोधित करते हुए कहा कि यूक्रेन और यूरोपीय संघ रूस के खिलाफ साथ मिलकर लड़ रहे हैं, जो दुनिया में सबसे बड़ी यूरोप विरोधी ताकत है।
यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ब्रिटेन और फ्रांस की औचक यात्रा के दौरान रूस के आक्रमण के खिलाफ अपने देश के लिए पश्चिमी देशों का समर्थन मांगा। ब्रिटेन की संसद को संबोधित करने के बाद वो पेरिस पहुंचे। उन्होंने एलिसी पैलेस में फ्रांस और जर्मनी के नेताओं से मुलाकात की। ये यात्रा ऐसे समय में की जा रही है जब रूस के आक्रमण का सामना कर रही यूक्रेन अपनी सरजमी को रूस के कब्जे से वापस लेने की योजना बना रहा है और इसके लिए उसे पश्चिमी देशों के समर्थन व उनसे हथियार की दरकार है। नागपुर टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया को 177 रन पर समेटने के बाद टीम इंडिया ने 1 विकेट पर 77 रन बनाकर अपनी स्थिति मजबूत की है। चोट के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर रहे रविंद्र जडेजा ने 5 विकेट हासिल किए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की बॉर्डर गावस्कर सीरीज का पहला टेस्ट नागपुर में खेला जा रहा है। पहले दिन का खेल खत्म होने पर कप्तान रोहित शर्मा नाबाद 56 रन बनाकर क्रीज पर डटे हैं। रोहित शर्मा 69 गेंद की अपनी पारी में 9 चौके और 1 छक्का जड़ चुके हैं। दूसरे छोर पर रविचंद्रन अश्विन उनका साथ निभा रहे हैं, जिन्होंने अभी खाता नहीं खोला। भारत ने एकमात्र विकेट लोकेश राहुल का गंवाया, जो कप्तान के साथ पहले विकेट के लिए 76 रन की साझेदारी करने के बाद दिन के अंतिम लम्हों में ऑफ स्पिनर टॉड मर्फी को उन्हीं की गेंद पर कैच दे बैठे। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इटली के सबसे पुराने चर्च की खूबसूरत तस्वीरों के साथ। रखिए अपना ख्याल, दीजिए इजाजत। नमस्कार।